Hello everyone. In our last lecture, we all have studied sums on cost sheet. So today also we are going to solve some more sums on cost sheet. The following particulars have been extracted from the books of Messrs. Sohan Manufacturing Company for the year ended 31st March 2014. ये extra zero लग गया 2014. Okay. Particulars amount. कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो जिस तरीके से ये लिखा हुआ है मैंने ये बहुत पहले का लिखा हुआ है तो ये इस तरीके से आप लोगों को मार्किंग कर लेनी है एंड आफ्टर दैट एडजस्टमेंट पढ़ना है कभी भी ऐसे करने मार्किंग करने का एडजस्टमेंट पढ़ना है और उसके बाद सम सॉल्व करना स्टार्ट करना है पेंसिल से छोटा छोटा ही लिखो ठीक है कोई एग्जाम में मना नहीं करेगा इट्स ओके ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहा जाता है रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज एड टू रॉ मटेरियल ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी है ना तो वर्क कॉस्ट में क्यों लिया वर्क कॉस्ट में नहीं जाएगा एडमिन वेट फॉर अ मिनट वर्क्स ओवरहेड में आया ऑफिस सैलरी क्या पता है यहाँ पर पता नहीं कैसे वर्क्स ओवरहेड दिया है बट एक्चुअली मेरे हिसाब से तो इसमें आना चाहिए था एडमिन में चलो ठीक है कोई नहीं रॉयल ऑन प्रोडक्शन रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या होता है कि जैसे ये फैक्ट्री से रिलेटेड है इसलिए किसमें आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा ठीक है कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल कैश डिस्काउंट अलाउड नो इफेक्ट बिकॉज हम क्या बना रहे हैं कॉस्ट शीट और कॉस्ट शीट में कैश डिस्काउंट ये डिस्काउंट इसका कोई यूज नहीं होता क्योंकि उससे प्रोडक्ट का तुम्हारा कॉस्ट थोड़ी ना इफेक्ट होने वाला है कॉस्ट शीट मतलब हम ऐसी सब चीजें इन्वॉल्व करते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट इफेक्ट हो कॉस्ट पे जो इफेक्ट डाल रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उससे अब तुमने कैश डिस्काउंट दिया तो उसके कारण तुम प्रोडक्ट का रेट थोड़ी ना बढ़ाओगे तो उसका नो इफेक्ट रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी वर्क्स कॉस्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस फैक्ट्री का होगा तो वर्क्स कॉस्ट ऑफिस का होगा तो एडमिन ऑफिस कन्वेंस एडमिन ओवरहेड उसका सेल्समैन किससे रिलेटेड होता है सेल्स से तो वो कहा जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्टिव वेजेस कहा जाएगा डायरेक्ट वेजेस में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा प्लांट एंड मशीनरी है तो वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम इसे या प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर कहा जाएगा एडमिन डायरेक्टर्स फीस कहा जाएगा एडमिन गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री का है तो कहा जाएगा वर्क्स कॉस्ट अगर ऑफिस का है तो कहा जाएगा एडमिन ऑफिस एंड एडमिन ठीक है मैनेजर सैलरी ऑफिस में जाएगा कुछ नहीं बोला तो ऑफिस में कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग प्रिंटिंग कैटेलॉग हम क्यों बनाते हैं सेलिंग के लिए ही रहता है ना सेल से रिलेटेड है तो कहा जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ठीक है लूज टूल्स रिटर्न ऑफ लूज टूल्स कहाँ रहते हैं फैक्ट्री में ही होते हैं ना लूज टूल्स मतलब क्या होता है जैसे कि सपोज हमारे पास मशीन्स है ठीक है मशीन को बनाना भी तो पड़ता है देखो छोटे मोटे रिपेयरमेंट तो हमें ही करने पड़ते हैं उसके लिए तुम बड़े बड़े इंजीनियर्स को नहीं बुलाओगे तो उनको बनाने के लिए जो भी लगेगा इंस्ट्रूमेंट तो वो सारे जो बहुत सारे बल्क में रखती है कंपनी ऐसा नहीं कि एक हथौड़ा रखेगी या एक खिला रखेगी ऐसा नहीं करते वो लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में रखते हैं इन सब चीजों को क्योंकि बहुत यूज होता है इसका कंटिन्यूसली यूज होता रहता है तो इनका भी कॉस्ट अच्छा खासा रहता है कभी कभार लैक्स में भी रहता है कंपनी के पास तो इसी को बोलते हैं लूज टूल्स ठीक है लूज टूल्स रिटर्न ऑफ वर्क्स कॉस्ट भी जाएगा क्योंकि ये फैक्ट्री में रहता है ट्रेड फेयर एक्सपेंस कहाँ जाएगा ट्रेड फेयर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो ये सब फटाफट हो जाता है बस तुम्हें फॉर्मेट भी याद होना चाहिए और मुझे लगता है कि आप लोगों में से काफी बच्चों को आता भी होगा फॉर्मेट मगअप कर लिया होगा आप लोगों ने आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक मैनेजर डिवोट 40 आवर्स फॉर फैक्ट्री एंड 8 आवर्स फॉर ऑफिस वर्क पर वीक फॉर द होल ईयर देखो अभी ऐसा आवर्स में दे दिया अब हम कैसे डिवाइड करेंगे आवर्स में दे दिया है तो साल भर का आवर्स निकालेंगे नहीं अब हम इसको रेशियो में
डिवाइड करेंगे 40 raised to 8. So can I say it is 5 raised to 1? 8 5 ही होता है ना 40, तो 5 raised to 1 भी बोल सकते हैं, या तुम में से किसी को 40 raised to 8 करना है तो वैसे भी करो। तो जब ये 5 raised to 1 हो जाता है, टोटल करो 6, ठीक है। और उसका सैलरी कितना था, मैनेजर का है ना ये, मैनेजर की सैलरी कितनी है, 60,000। मैनेजर की सैलरी है 60,000, तो 60,000 into 5 divided by 6। 40 आवर्स कहाँ दे रहा था, फैक्ट्री में, और 8 आवर्स कहाँ दे रहा था, ऑफिस में, ठीक है। तो 60,000 into 5 divided by 6, ये कितना आएगा, 50,000। तो अगर ये 50,000 होगा तो दूसरा कितना होगा, 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, इतना आर्स और ये सब देख करके टेंशन नहीं लेने का, वो कुछ नहीं, इसको रेशियो में डिवाइड कर देना है। द मैनेजमेंट हैज फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस एट 110% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो तो हो जाएगा। प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट स्टेटमेंट, ओके। सो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा, ओपनिंग स्टॉक ये वो एंड ऑल। सो आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट। सबसे पहले हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, बुक्स ऑफ मेसर्स सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। सबसे पहले स्टेप, एलिमेंट लिखो या पर्टिकुलर्स लिखोगे तो भी चलेगा। अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अमाउंट लिख लेंगे, एड परचेज, एड कैरेज इनवर्ड, क्योंकि कैरेज इनवर्ड किसका होता है, रॉ मटेरियल का ही होता है ना, रॉ मटेरियल ही लाते हैं ना, तीनों को ऐड कर लिया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको ब्रैकेट करके दिखा देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया, 10,66,000। अब उसमें ऐड कर लेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस मींस प्रोडक्टिव वेजेस, जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, जैसे कि लेबर का सैलरी, सॉरी लेबर जो होता है वो क्या काम करता है, लेबर डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए काम करता है ना, तो उसका वेजेस जो होगा वो डायरेक्ट वेजेस होगा। अब ऐसे लोग जो फैक्ट्री में वॉचमैन है या जो भी और दूसरे सब रोल के लिए जो लोग हैं जो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे बट फिर भी इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड, तो उनका वेजेस क्या होता है, इनडायरेक्ट वेज, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव वेजेस है, उसका डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लिया हमने। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 70,000 ऐड करने हैं इन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा 18,36,000, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। स्टूडेंट देखो ये सब ना तुमसे ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तुम्हें डिटेल दे देंगे, डायरेक्ट मटेरियल इतना, डायरेक्ट वेजेस इतना, ये इतना है, कुछ देंगे डिटेल, कुछ नहीं भी देंगे, या कुछ एक्स्ट्रा भी दे देंगे, ऑफिस एंड एडमिन भी दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, और सबका अमाउंट दे देंगे जो भी अमाउंट है। उसके बाद बोलेंगे कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। ये तो ये सारी चीजें ना बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है बट ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव में ना ऐसा ही होता है कि तुम्हारा कंसेप्ट चेक करते हैं। तुम देखोगे ना बड़े बड़े एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्यों होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, रीजन ये नहीं कि हमको लिखना पढ़ना नहीं है, इनका पेपर इजीली चेक हो जाएगा, रीजन ये रहता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम छोटी छोटी सी माइनर सी बातें भी तुमसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली तुम कितने क्लियर हो वो पता चलता है, तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है तुम्हें। ओके, प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट किससे आता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस से, ठीक है। कितना है, 18,36,000। ओके, उसके बाद हम ऐड करते हैं वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं या फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, तीनों नाम है इसके, क्या, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फैक्ट्री ओवरहेड, कोई भी वर्ड यूज हो मतलब वही है। Since you all are might be facing objective type question, might be, I'm not sure, so that is why I'm telling you all कि please हर एक वर्डिंग याद रखो, ऐसा नहीं कि हमने एक वर्क्स कॉस्ट याद रखा है, नहीं, वर्क्स ओवरहेड हो चाहे फैक्ट्री ओवरहेड हो चाहे प्रोडक्शन ओवरहेड हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या है, ठीक है। चलो, वर्क्स ओवरहेड मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री, ड्राइंग ऑफ ऑफिस सैलरीज, repairs to plant and machinery,
factory rent, rates and taxes, depreciation on plant and machinery, factory gas and water charges, मैनेजर सैलरी, मैनेजर की सैलरी लेंगे कितनी लेंगे 50,000 लेंगे, 10,000 ऑफिस में लेंगे, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ वो भी ले लेंगे, इन सबको ऐड कर लेना है, कितना आएगा 48,000 प्लस 53,000 प्लस 15,000 प्लस 35,500 7,500 58,000 कितना होगा 2,17,000 ऐड कर लो, इसमें इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 20,53,000। ओके, वर्क्स कॉस्ट, उसके बाद वर्क्स कॉस्ट आ जाता है, एडमिन के बाद सॉरी प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे एडमिन ओवरहेड। एडमिन मींस एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑफिस। सबसे पहले हम फैक्ट्री का ऐड कर लेंगे, उसके बाद ऑफिस का ऐड करेंगे, ठीक है। ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ऑफिस कन्वेंस, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, डायरेक्टर्स फीस, ऑफिस गैस एंड वाटर चार्जेस, मैनेजर सैलरी। यहाँ पर मैनेजर की सैलरी कितनी ली है 10,000, ठीक है। इन सबको अभी ऐड कर लेंगे 8,000 15,500 3,000 30,000 1,500 प्लस 10,000 तो कितना आ गया 68,000। अब इसको ऐड करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो, ठीक है। एडमिन ओवरहेड को ऐड करने के बाद वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिन क्या देगा तुम्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए, तुमसे बहुत बड़ी बात नहीं पूछ लेंगे, ऑब्जेक्ट में पूछ लेंगे वर्क्स कॉस्ट इतना, एडमिन इतना, सेलिंग इतना, ये इतना है, अब बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्क्स कॉस्ट में एडमिन ऐड करने पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। तो अमाउंट क्या आएगा 2,21,000, ठीक है। 68,000 प्लस 20,53,000 कितना हो गया 21,21,000। ओके, अब उसके बाद हम लोग लाते हैं अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस एंड एडमिन हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मींस एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेल्स, सेल्समैन कमीशन, कैटलॉग प्रिंटिंग एंड ट्रेड फेयर, मतलब जो भी तुमने अपने सेल को प्रमोट करने के लिए खर्चे किए हैं वो सब ऐड कर लो। 42,000 10,000 10,000 62,000 ऐड कर लेंगे तो 21,53,000 दैट इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसी को बोलते कॉस्ट। और तुम्हें यहाँ पर क्या बोला गया था क्वेश्चन में, मैनेजमेंट हैज फिक्स्ड सेलिंग प्राइस एट 110% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अपने आप में 100% है, ठीक है, और इसको बोला है 10%, 110 सेलिंग प्राइस होना चाहिए ना, तो 10% तुम्हारा प्रॉफिट होगा और ये 100% होगा, रिवर्स जा रहे हो ना तुम, ठीक है। कॉस्ट में जब तुम प्रॉफिट ऐड करते हो तो तुम्हें मिलता है सेल्स, ठीक है। मुझे पता है सेल्स 110% है और कॉस्ट जो है वो अपने आप में 100% है, तो ये कितना होगा 10%। तो 21,83,000 का 10% 2,18,300, ठीक है। ऐड करो 21,83,000 प्लस 2,18,300 कितना आ गया 24,01,300। दैट्स इट, दिस इज योर कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन में तुम्हारा कॉस्ट टोटल कॉस्ट तुम्हारा 24,83,000 जा रहा है और तुम उसे बाहर मार्केट में बेचते हो 24,01,300 में, और 2,18,300 तुम्हारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। वर्किंग नोट, तुमने देखो कुछ कुछ चीजें एग्जम्प्ट की है या कुछ कुछ चीजों का इफेक्ट थोड़ा अलग दिया है, तो दैट इज द थिंग जहां पर तुम्हें वर्किंग नोट लिखना जरूरी है, ठीक है। अपने मन से तुम कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, अगर तुमने इग्नोर किया तो देयर इज अ रीजन फॉर इग्नोरेंस। तुम ऐसे ही तो कुछ इग्नोर नहीं करोगे, तो इग्नोर करने के पीछे जो रीजन है वो रीजन तुम्हें वर्किंग नोट में लिखना होगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट इज फाइनेंशियल एक्सपेंस। ड्रॉइंग ऑफिस इज एन इंजीनियरिंग ऑफिस, हेंस पार्ट ऑफ फैक्ट्री। मैनेजर की सैलरी का डिटेल मैंने तुम लोगों को बता दिया था, यहाँ पर चाहिए तो अलग से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट द सम। कुछ बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं था। आप लोग में से जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये प्रोफॉर्मा याद है कॉस्ट शीट का, उनके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता प्रोफॉर्मा उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल
कि कॉस्ट शीट अच्छे तरीके से मगअप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 मार्क्स का भी पूछ लेते हैं, थोड़ा और लेंदी कर देंगे लेकिन 20 मार्क्स का पूछ लेते हैं, तो फिर इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो नेक्स्ट। Okay. The following data have been extracted from the books of Sri Ganesh Industry Limited for the year 2017. Particulars, amount. Particulars में क्या आएगा? Opening stock of raw material. Purchase of raw material, add to raw material. Closing stock minus होगा raw materials. ठीक है? Carriage inward, क्या होगा ये? Add to raw material. Direct wages में जाएगा. Indirect wages कहाँ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, जो भी तुम बोलो. अदर डायरेक्ट चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस. रेंट फैक्ट्री का है तो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में. और ऑफिस का है तो कहाँ जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन. ठीक है. इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, इनडायरेक्ट जो भी होगा वो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री. डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस. सैलरी ऑफिस का है तो कहाँ जाएगा? ऑफिस. सेल्समैन का है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अदर फैक्ट्री एक्सपेंस कहाँ जाएगा? फैक्ट्री. अदर एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस है ना, तो कहाँ जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन. डायरेक्टर नॉर्मली फैक्ट्रीज में रहते हैं स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टर का फैक्ट्री में. मैनेजिंग डायरेक्टर बोला ना, अगर ऑफिस में होता सिर्फ डायरेक्टर बोलते तो ऑफिस में भी रहते हैं. अदर सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग है तो फिर कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ट्रैवल भी हम सेल्स के लिए ही करते हैं ना. कैरेज आउटवर्ड है, इनवर्ड रहता तो कहाँ जाता? एड टू रॉ मटेरियल. और आउटवर्ड है तो कहाँ जाएगा? एड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. सेल्स. एडवांस इनकम टैक्स पेड. स्टूडेंट्स, तुमने एडवांस इनकम टैक्स पे कर दिया कंपनी को, या सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इसके कारण तुम क्या अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दोगे? नहीं, तो यू हैव टू इग्नोर इट. एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होता है ये सेल्स को प्रमोट करने के लिए. द मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इज टू बी एलोकेटेड ₹4,000 टू द फैक्ट्री and 2,000 to the office and 6,000 to selling and department. हाँ, यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका सैलरी कितना पहले वो देख लो. 12,000 प्रॉपर हो रहा है. 4 + 2 6 + 6 12. हाँ ठीक है. तो इसका 3 पार्ट में डिवीजन होगा. कहाँ होगा? 3 पार्ट में इसका डिवीजन है. फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो ये सब तुम्हें एडजस्टमेंट में से सीखना होगा. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट. तो ये तो हम कैलकुलेट करते ही हैं. अगर तुम्हें एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो तुम्हें कॉस्ट शीट तो बनाना ही है, वो तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा और प्रॉपरली बनाना है. लेकिन उसके बाद प्राइम कॉस्ट कितना है वो अलग से दिखाओ. मतलब प्रॉपरली एक पॉइंट नंबर 1 लिख करके प्राइम कॉस्ट लिखो. पॉइंट नंबर 2 क्या पूछा है? वर्क कॉस्ट कितना वो लिखो. पॉइंट नंबर 3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया वो लिखो. देखो कॉस्ट शीट में भी अलग से हाईलाइटेड रहेगा वो सब चीजें, बट स्टिल इट विल लुक नाइस इफ यू विल शो इट सेपरेटली. ऐसा इससे पता चलता है कि स्टूडेंट कितना ज्यादा सिंसियर है अपनी स्टडी को लेकर. कभी भी अपनी स्टडी सिंसियरली करना है और पेपर में भी इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है कि पता चल जाए कि बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है. ठीक है. कि कोई भी प्रोफेसर तुम्हें पर्सनली नहीं जानता है, लेकिन तुम्हारा पेपर का प्रेजेंटेशन, द वे यू हैव सॉल्व्ड इट, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर पेपर, उसी से पता चलता है कि तुम कितने सिंसियर हो और तुम कितना मार्क्स डिजर्व करते हो. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क इट अप एंड then we have to start with the sum. See, you all can see this sum was there in XY BAF मतलब accounting and finance. Back
अक्टूबर 2005 2008 दोनों साल में आया था, 2-3 साल बाद रिपीट भी हुआ है। तो फिर इस तरीके के क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन आते रहते हैं। बुक्स ऑफ श्री गणेश तुम्हें पता है किस तरीके से बनाना है। पहले बुक्स ऑफ श्री गणेश कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके बाद कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2017 या पर्टिकुलर्स भी लिखोगे चलेगा, या लिमिट ऑफ कॉस्ट लिखोगे तो भी चलेगा। अमाउंट ठीक है, 2 कॉलम अमाउंट का। नाउ फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल का क्या होगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, एड कैरेज इनवर्ड, हेलो ओके, क्लोजिंग, एड कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना था 5000, वो भी ऐड होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ ऐड करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है, ठीक है। फिर नेट डायरेक्ट मटेरियल मिल जाएगा हमें कितना 75,000। डायरेक्ट मटेरियल में हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, अदर डायरेक्ट चार्जेस। डायरेक्ट चार्जेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर देंगे हम and finally we get 1,65,000 which is prime cost, okay। फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड, इसका दूसरा नाम क्या है वर्क्स ओवरहेड, और तीसरा नाम क्या है प्रोडक्शन ओवरहेड। इसमें क्या आएगा इनडायरेक्ट वेजेस, रेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करके 26,700 ऐड कर लिया तो हमें कितना मिला अमाउंट 1,91,000। 26,700 प्लस 191,700 कितना हो गया 2 लाख, सॉरी 26,700 प्लस 1,65,000 कितना गया 1,91,700। दिस इज आर वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में हम बाद में क्या ऐड करते हैं एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड में एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑफिस, रेंट एंड रेट्स, depreciation on office furniture, salary to office staff, other expenses, managing director। okay student managing director की सैलरी तीनों जगह आने वाली, इधर 4,000 आएगी, यहाँ पर 2,000 आएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 6,000 में आएगी। तो ये तीनों जगह अपीयर होने वाला है, इट्स ओके चलता है। सो ऐड कर लेंगे 500 प्लस 100 प्लस 2,500 प्लस 900 प्लस 2,000 6,000 हो गया, और इसको ऐड कर लेंगे 6,000 प्लस 191 उसके बाद हमें क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मींस everything that is related to sales, okay। so we will add salary of managing director's remuneration, other selling expenses, traveling expense of salesman, carriage outward। outward you all know, मैंने आप लोगों को ये चीज एकदम क्लियर कर दी है, आउटवर्ड और इनवर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 2,000, ओके। अब इन सबको ऐड कर देते हैं 2,000 प्लस 6,000 1,000 1,100 अगेन 1,000 2,000 टोटल आ गया 13,100। सबको ऐड कर लो 1,97,700 टोटल आ जाएगा 2,10,800। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट लगा है प्रोडक्ट बनाने में फाइनली, ठीक है। अब प्रॉफिट के मामले में क्या बोला था
हाँ सेल्स का हमने यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है। देखो ऐसा भी होता है बहुत बार क्वेश्चन में कि तुम्हें डायरेक्टली सेल्स का अमाउंट दिया रहेगा, तुम्हें परसेंटेज एंड ऑल कुछ नहीं बोला रहेगा। तो सेल्स जो है तुम्हें पता है कितना है, 2,50,000 हमारा सेल्स है। तो अगर 2,50,000 में मैंने सेल किया और मेरा कॉस्ट लगा 2,10,800, मेरा बीच का अमाउंट क्या होगा, 39,200 विल बी माय प्रॉफिट। ओके, तो इस तरीके से भी डेटा दिया होता है। तुम्हें एक चीज याद रखना है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, ये दोनों में बहुत फर्क है स्टूडेंट। मैं तुम लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगी, अभी तक कॉस्ट वाला कराया है, मैं आप लोगों को ऐसे भी कराऊंगी जिसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल भी दिया होता है, और यहाँ पर तो रेडीमेड सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तो कुछ कैलकुलेशन था ही नहीं इतना है भी, बट यू शुड रिमेम्बर वन थिंग दैट परसेंटेज ऑफ ऑन कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑन सेल में बहुत फर्क होता है। मैं परसेंटेज ऑन सेल वाला भी एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, बट टिल नाउ परसेंटेज ऑन कॉस्ट ही देखना है। अगर कॉस्ट पे परसेंटेज है तो कॉस्ट को 100% लेते हैं, और परसेंटेज अगर सेल पे बोला, जैसे बोला कि सेल का 10%, तो सेल को हम लोग 100% लेते हैं। जिस पे भी बोला ऑन सेल बोला तो सेल हो जाएगा 100%, ऑन कॉस्ट बोला तो कॉस्ट हो जाएगा 100%, चाहे वो 10% हो, 20% हो, कितना भी हो। ये एक ट्रिक है याद रखने का। देखो हो सकता है आप लोगों को पहले से भी आता होगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनको मैं ट्रिक बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको याद रह सकता है। ठीक है, ओके। वर्किंग नोट देखो तुमने एक अवॉइड किया था, क्या अवॉइड किया था, एडवांस इनकम टैक्स इज फाइनेंशियल आइटम सो इट विल नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। देखो इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं वो फाइनेंशियल है, उसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट शीट बनाने के पीछे पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट बनाने के पीछे पर्पस ये है कि हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट पता चलना चाहिए, दैट्स इट। तो इनकम टैक्स या हमारे पर कोई लीगल चार्जेस लगा है, या लॉस बाय फायर, थेफ्ट, इन सब चीजों को कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, इन सब चीजों को इग्नोर करना है तुम्हें। ठीक है, एडवांस इनकम टैक्स पेड, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, कुछ भी नुकसान हुआ, बट इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट डायरेक्टली, तुम्हें नहीं लिखना है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी, तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है क्या वो, नहीं। तो इसके कारण तुम अपना प्रोडक्ट का रेट बढ़ा सकते हो क्या, मैं बोल सकती हूँ क्या मेरे घर में चोरी होकर के इतना नुकसान हो गया तो चलो अभी यहाँ पर भरो तुम, ऐसा नहीं हो सकता ना। अभी सपोज कोई टीचर ट्यूशन ले रहा है, ठीक है, ये देखो टीचर है, टीचर ने ट्यूशन लिया, स्टूडेंट्स आए, अब टीचर के घर में अगर चोरी हो गई है किसी भी चीज की, तो टीचर क्या बोलेगा, मेरा नुकसान हो गया चलो तुम अपना फीस बढ़ा दो, नहीं, वो इररिलेवेंट है, तुम वो बात नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ कंपनी ऑल्सो हैव टू डील, ये सारी चीजें कॉस्ट के लिए इररिलेवेंट है। तो अगर इनमें से कुछ भी दिखता भी है तुम्हें कॉस्ट शीट के डिटेल्स में, तो उसे इग्नोर करना है। ठीक है, till now we have solved 2 to 3 sums on cost sheet, और अभी और भी सम सॉल्व करेंगे। मैं ऐसे भी सम सॉल्व कराऊंगी जिसमें कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉन्सेप्ट रहता है, यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट एंड अमाउंट। यूनिट जैसे कि 2000 यूनिट है तो 2000 यूनिट एंड तक रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज 4 रुपीज इस तरीके से होता रहता है, और ये मल्टीप्लाई करने पे आता है 4000। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि मैडम अगर 1.96 है तो हम लोग इसको 2 लिख सकते हैं क्या? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर नहीं कर सकते, सॉरी। कॉस्ट पर यूनिट मतलब यहाँ पर तुमको वही तो गिनना है, तुमको गिनने के लिए वही बोला है कि तुम बताओ कितना कॉस्ट पर यूनिट लग रहा है, तो तुम बैठ करके उसमें राउंड ऑफ नहीं कर सकते। हाँ 1 जैसे कि सपोज ऐसा हो रहा है 1.956666 ऐसा कुछ हो रहा है सपोज, इफ इन केस, तो तुम इसको 1.96 ऐसा कर सकते हो, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो। लेकिन तुम बैठ करके सोचोगे 1.96 को हम 2 रुपीज लिख दे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इनफैक्ट 1.99 को भी 2 मत लिखो, मैं तो सजेस्ट यही करती हूँ, क्योंकि एक एक 2 रुपए का गैप आते 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 ना एंड में बहुत बड़ा गैप आ जाता है और तुम्हारा प्रॉफिट सीधा अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल कि जो भी पॉइंट में आ रहा है उसको पॉइंट में लिखो और प्रॉपरली राउंड ऑफ करो। देयर इज नथिंग टू यू नो go for rounding off in this kind of sum, cost sheet में स्पेशली
हमेशा याद रखना, और कहीं पे राउंड ऑफ किया चल जाएगा। कॉस्ट शीट में नेवर गो फॉर राउंड ऑफ, ठीक है, कभी राउंड ऑफ नहीं करना है। पॉइंट में तो पॉइंट पे लिखो कॉस्ट पर यूनिट का अमाउंट, ठीक है। तो दिस इज इट। अभी हम लोग ऐसे टाइप के भी सम सॉल्व करेंगे जहां पर प्रॉफिट ऑन सेल दिया होगा, इस टाइप का भी करेंगे जहां पर यूनिट पर यूनिट वाला क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द रिकंसिलिएशन चैप्टर, दैट्स इट। एंड आफ्टर एवरीथिंग आई विल बी टेकिंग योर फास्ट ट्रैक रिवीजन, ठीक है। एक फास्ट ट्रैक रिवीजन में तो आप लोगों का लूंगी। उसमें क्या होगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन में एक लेक्चर में पूरा एक चैप्टर, देखो एक चैप्टर पूरा करने में मैंने ऑन एन एवरेज 5 लेक्चर तो आराम से लगाए ही होंगे, 5 से 6 लेक्चर लगाए। लेकिन अब मैं एक लेक्चर में आपको पूरा एक चैप्टर पूरा एक साथ रिवाइज करा दूंगी। सो दिस इज कॉल्ड एज, मैंने इसका नाम रखा है फास्ट ट्रैक रिवीजन, ओनली फॉर TY, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई विल टीच यू ऑल एंड दिस इज हाउ यू ऑल हैव टू स्टडी। मैं पढ़ा रही हूँ अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों का भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आज मैंने 2 सम्स कवर अप किए। अगर तुम में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले से कॉस्ट शीट आता है तो खुद से सॉल्व करो, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता तो वो लोग लेक्चर देख करके प्रॉपरली समझने की कोशिश करो। रिमेंबर वन थिंग, वंस द चैप्टर इज कंप्लीटेड बाय मी, इट इज यू हैव टू मेक इट श्योर दैट यू नो एवरीथिंग, ओके। So this is it for the day. In our next lecture, we are going to solve some more sums. Okay. Till then, take care. Goodbye. God bless you all.